मुझे गब्बर चाहिए। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ठाकुर को गब्बर चाहिए था, गब्बर को ठाकुर चाहिए था। इन दोनों को जय और वीरू चाहिए थे। जय और वीरू को पहले पैसा चाहिए था, फिर राधा और बसंती भी चाहिए थी, और गब्बर तो चाहिए ही था। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। दोस्तों, मैं आपको शोले की कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी के बनने से पहले का मसला बता रहा हूं, जहां कोई भी एक्टर अपने रोल से खुश नहीं था और हर कोई दूसरे का रोल चाहता था, इस बात से बेपरवाह कि उनकी अपनी भूमिका ही उनकी आजीवन पहचान बनने वाली है। करीब 3 करोड़ की लागत से बनी यह उस दौर की सबसे महंगी मूवी थी और एक बड़ी रकम कलाकारों और क्रू मेंबर्स की फीस पर खर्च हो गई थी। लेकिन स्क्रिप्ट इतने सशक्त किरदारों से बुनी गई थी कि बड़े से बड़ा कलाकार भी पैसा नहीं, पसंदीदा किरदार देख रहा था। फिल्म के हीरो धर्मेंद्र को सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे और बाद में बीरू का किरदार उनकी आजीवन पूंजी बन गया। लेकिन वो आखिरी समय तक डायरेक्टर रमेश सिप्पी पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें ठाकुर का रोल दे दिया जाए। तुम गब्बर को नहीं मारोगे, तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो। उन्हें लग रहा था कि पूरी फिल्म ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यही वजह है कि इस रोल के लिए पहले उस दौर के महानतम और महंगे अभिनेता दिलीप कुमार को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके द्वारा इसे ठुकराए जाने के बाद यह रोल संजीव कुमार को ऑफर किया गया। शोले के स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने भी कई मौकों पर यह खुलासा किया है कि सभी एक्टर किसी न किसी किरदार को लेकर फैसिनेटेड थे और उसी में अपना बेस्ट देने और पाने की सोच रहे थे। धर्मेंद्र और संजीव कुमार इससे पहले सिप्पी प्रोडक्शन के फिल्म सीता और गीता में काम कर चुके थे, ऐसे में उन्हें साइन करने का प्लान पहले से था, लेकिन ठाकुर का रोल रिजर्व रखा गया था और इसके लिए उस दौर के सबसे बड़े फिल्मी चेहरों को पेशकश की जा रही थी। मैं दो सिपाही और तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। शॉट बाय शॉट स्क्रिप्ट और डायलॉग पढ़ने के बाद कईयों को लगा कि यह फिल्म या तो ठाकुर की है या गब्बर की। चूंकि गब्बर उस दौर के स्टीरियोटाइप डाकुओं से हटकर एक अलग किरदार था, ऐसे में यह रोल सभी को दमदार लग रहा था। खुद अमिताभ बच्चन ने जय के बजाय गब्बर का रोल करने में दिलचस्पी दिखाई थी। जय का रोल ऑन पेपर उतना प्रभावी नहीं लग रहा था और शायद इसीलिए सिप्पी की पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस रोल को ठुकरा दिया था। हालांकि वही सिन्हा ठाकुर के रोल में दिलचस्पी रखते थे। उसके बाद ही अमिताभ को साइन किया गया था और वह भी सलीम जावेद और धर्मेंद्र की सिफारिश पर। ऐसे में अमिताभ को बता दिया गया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जय के रोल के लिए ही लिया गया है। लेकिन इस रोल के लिए अमिताभ की बेताबी का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि सालों बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा के फिल्म आग में गब्बर का रोल कर ही लिया। कितने? बहरहाल शोले के लिए गब्बर की तलाश जारी थी और इसके लिए पहले प्राण और फिर डैनी को अप्रोच किया गया। हालांकि शुरू में उन दोनों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और जब दिखाई तब तक स्क्रिप्ट राइटर और निर्देशक यह मन बना चुके थे कि यह रोल बिल्कुल नए चेहरे को देना है, क्योंकि पुराना चेहरा दर्शकों के दिलो दिमाग पर वह इम्पैक्ट शायद नहीं छोड़ पाएगा जिसकी उम्मीद लगाई गई थी। इसके लिए अमजद खान को शॉर्टलिस्ट किया गया और उम्मीदों से कहीं ज़्यादा उन्होंने इस किरदार में अपनी जान डाल दी। अमजद खान आगे किसी भी फिल्म में अपने इस डेब्यू किरदार के आसपास भी नहीं फटके। लेकिन अमजद खान से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि गब्बर को छोड़कर कोई दूसरा रोल आपको चूज करना हो तो आप किसे चुनेंगे, तब उन्होंने
ठाकुर को अपना ड्रीम रोल बताया था। आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। यानी कुल मिलाकर ठाकुर बलदेव सिंह ज्यादातर एक्टर्स का ड्रीम रोल था, लेकिन धर्मेंद्र फिल्म के हीरो थे और उनके इस रोल की ओर झुकाव ने सिप्पियों को मुश्किल में डाल दिया। सिप्पी चाहते थे कि हर एक्टर अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाए। रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से स्क्रिप्ट पर गहराई से चर्चा की और बताया कि बीरू शुरू से आखिर तक फिल्म का हीरो है। यही नहीं, धर्मेंद्र को सबसे ज़्यादा 1.5 लाख रुपए मिले, जो आज के हिसाब से करीब 50 लाख रुपए बनते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर संजीव कुमार को 1,25,000 ही मिले थे। पैसे के अलावा जिस एक चीज ने धर्मेंद्र को बीरू के किरदार में लौटाया, वो ये कि इस किरदार में उन्हें बसंती यानी हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिल सकता था। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती। सीता और गीता फिल्म से ही इन दोनों के बीच करीबियां बढ़ी थी और एक तीसरा एंगल ये था कि संजीव कुमार भी उन दिनों हेमा के चक्कर में थे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा था और कहा जाता है कि तब हेमा मालिनी ने उसे ठुकरा दिया था। धर्मेंद्र को सुकून था कि ठाकुर का बसंती के साथ कोई सीन नहीं है। बताते चलें कि खुद हेमा को अपना रोल पसंद नहीं था। वो उस दौर की सबसे तेजी से उभरती अदाकारा थीं और तांगे वाली का रोल उन्हें डाउन मार्केट लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि यही वो रोल था जो आजीवन उनकी पहचान बनने वाला था। अमिताभ और जया को भी उनकी करीबियां देखते हुए कास्ट किया गया था, जो फिल्म पूरा होने से पहले ही शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मुख्य किरदार ही नहीं जो उनके एक्टर्स की पसंद नापसंद के बावजूद उनकी ऑल टाइम इमेज बन गए। कई ऐसे किरदार हैं जो फिल्म में चंद मिनटों या कुछ सेकंड के लिए ही आए, लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गए, चाहे वो सांभा ही क्यों न हो। इस रोल ने मैकमोहन का नाम आगे के लिए सांभा ही रख दिया। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक। कालिया वो किरदार है जिसने वीजू खोटे की यही पब्लिक पहचान बना दी। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। जगदीप को जो पहचान सूरमा भोपाली से मिली, वो किसी अन्य किरदार से कभी नहीं मिली। मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। एके हंगल को हमने सैकड़ों फिल्मों में देखा, लेकिन उनकी छवि शोले के इमाम साहब की ही रही। बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। शोले की मौसी को कौन भूल सकता है दोस्तों। देखो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। इसी तरह असरानी को ही लीजिए, अनगिनत फिल्मों में कॉमेडियन रोल के बावजूद वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर के रूप में ही जाने गए। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं। शोले ने जब अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू किए तो इन एक एक किरदार को उनकी नेमतें मिलनी शुरू हुईं, जिनका फायदा उन्होंने पूरे करियर में उठाया। इनका एक एक डायलॉग आम आदमी के जुमले बन गए। बहुत प्यारा न लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको शोले का यह वाकया पसंद आया होगा। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।